नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस के कार्यक्रम न्यूज ऑन मैप में आपका स्वागत है। आप जैसा कि जानते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम मानचित्रों पर आधारित अध्ययन को बढ़ावा देते हैं और साथ साथ वो प्रश्न यहाँ पर शामिल होते हैं जो कि चर्चा में भी होते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस सप्ताह के महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से हैं। साथ ही साथ सबसे पहले हमारी शुरुआत होती है पिछले सप्ताह के अभ्यास प्रश्न के माध्यम से। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। बीते सप्ताह खबरों में रही जगहों पर आधारित मानचित्रण के माध्यम से हम समझेंगे इस सप्ताह के महत्वपूर्ण वो जगह, वो स्थल कौन से रहे हैं। पहले चर्चा करते हैं अभ्यास प्रश्न के ऊपर। तो पहला अभ्यास प्रश्न ये है कि प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसे 9 बाघ अभयारण्यों के साथ लॉन्च किया गया था। इसका मतलब जब इसकी लॉन्चिंग हुई तो उस समय 9 बाघ अभयारण्य भी इस मुहिम का हिस्सा थे। 2006 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में संशोधन के बाद प्रोजेक्ट टाइगर के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक वैधानिक निकाय राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी NTCA बनाया गया। तो ये 2 कथन हैं। इन 2 कथनों के आधार पर आपको इस अभ्यास प्रश्न का जवाब देना था। तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी अर्थात NTCA ये कहा जा रहा है कि कब हुआ, 2006 में। किसमें संशोधन करके? तो ये संशोधन किसमें किया गया? तो आपका प्रोजेक्ट टाइगर के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए वैधानिक निकाय बना था और 2006 में जो संशोधन के बाद यह अस्तित्व में आया। और पहला कह रहा है कि जब प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई तो 9 बाघ अभयारण्यों के साथ इसको लॉन्च किया गया। अब इसमें आपको सही विकल्प चुनना है दोनों कथनों के आधार पर। तो देखिए यहां पर दोनों कथनों के आधार पर आपको जवाब देना था, तो सही विकल्प क्या था? तो देखिए जब 9 बाघ अभयारण्यों के साथ इसको लॉन्च किया गया था, पहला कथन आपका सही था। और दूसरा यह था कि इसको 2006 में संशोधन हुआ था। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो था 1972 का, उसमें संशोधन किया गया 2006 में और उसके बाद फिर से NTCA अस्तित्व में आया था। तो ये दोनों ही कथन आपके यहाँ पर सही थे। इस लिहाज से आपका जो विकल्प था वो क्या सही था? तो 1 और 2 दोनों सही थे, अर्थात C विकल्प आपका सही था। तो ये तो अभ्यास प्रश्न की बात हुई। अब इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये भारत के सारे टाइगर रिजर्व हैं जो कि इसमें दर्शाए गए हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वर्तमान में अगर आप बात करेंगे तो भारत में टाइगर रिजर्व की अगर बात करें संख्या के लिहाज से, तो कुछ नए टाइगर रिजर्व हाल ही में अस्तित्व में आए हैं और वर्तमान में इस समय टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी हो गई है? तो 58 हो गई है। ये आप याद रखेंगे। और आप जानते हैं कि टाइगर्स अर्थात जो बाघ होते हैं उनको बचाने के लिए जो मुहिम थी 1973 में, जब इस मुहिम की शुरुआत की गई तो इस शुरुआत में जो क्षेत्र कवर किए गए वो क्षेत्र कितने थे? तो 9115 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये थे जहां पर ये पूरे टाइगरों के संरक्षण की योजना बनाई गई थी। अब देखिए इनके गणना का प्रयास जो शुरू हुआ वो 1972 से ही इसके लिए प्रयास हुआ था। हालांकि बाद में आप देखेंगे शुरुआत में जो पारंपरिक विधि थी, जो फुटप्रिंट की जो एक असत्यापित विधि थी, उसका चयन किया जाता था। बाद में धीरे धीरे कैमरा ट्रैप का इस्तेमाल किया जाने लगा। तो इस तरह से इन बाघों की गणना भी की जाने लगी ताकि ये देखा जा सके कि इनके संरक्षण की दिशा में जो प्रयास हो रहा है उसमें अपेक्षित सफलता मिल रही है या नहीं मिल रही है। उसका अपेक्षित परिणाम भी मिला कि शुरुआत में इनकी जो संख्या थी वो काफी कम थी और धीरे धीरे ये संख्या बढ़ती गई। अब देखिए 1972 में जब कैमरा ट्रैप था, उस समय जब शुरुआत हुई, गिनती शुरू हुई, तो उनकी संख्या 1827 थी। 2022 में जब आई सर्वेक्षण की रिपोर्ट तो उसमें जब निकल के आया तो उसके आधार पर जो इनकी संख्या थी उसका औसत था वो था 3682। इसका मतलब कि इनकी संख्या बढ़ी, इस संरक्षण का प्रयास बेहतर रहा। तो आइए कुछ तथ्यों को देख लेते हैं इसके बारे में। प्रोजेक्ट टाइगर की अगर बात करें तो यह परियोजना भारत में बाघों के संरक्षण के लिए वन्यजीव संरक्षण पहल है जो कि 1973 में इसको शुरू किया गया। अब इस परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य यही है कि जो बाघों के रहने का उनका प्राकृतिक आवास है उसका संरक्षण किया जाए ताकि उनके अस्तित्व पर किसी तरह का संकट न हो पाए, उनका अस्तित्व ठीक तरह से बना रहे। साथ ही साथ जब इसकी शुरुआत हुई थी तो इसके साथ 9 रिजर्व यहां पर थे, जो कि आपका पहला कथन था वो सही था, जहां पर 9115 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये 9 रिजर्व का जो एरिया है वो हम कह सकते हैं कि था। अब इस परियोजना में वन्यजीव संरक्षण के लिए कुछ महत्वपूर्ण बदलाव करने के बारे में कदम उठाए गए थे। अब बाघ गणना की विधि पहली बार 1972 में बाघ गणना में जो फुटप्रिंट असत्यापित जो पग मार्ग विधि है उसका उपयोग किया गया। बाद में उसमें क्या हुआ, हम तकनीकी का इस्तेमाल करते हैं और कैमरा ट्रैप विधि से उसको हम रिप्लेस करते हैं। बाघों की जनसंख्या में वृद्धि भी हमको धीरे धीरे दिखाई दी। जैसा कि मैंने शुरू में कहा, आपको 2022 तक बाघों की जनसंख्या आपको बढ़कर दिखाई देती है। जो पहले 1827 थी, 2022 में
उसका जो मिनिमम, आप देखिए बाघों की गणना में एक मिनिमम भी बताया जाता है, एक मैक्सिमम बताया जाता है और बीच में एक औसत बताया जाता है। तो जो मिनिमम संख्या जो थी वो बताई गई 3167 और 3925 इसकी ऊपरी सीमा बताई गई, और उसके बीच में ये कहा गया कि जो बीच इसका औसत होता है वो 3682 है। तो ये 2022 के आंकड़े कहते हैं। बाघ रिजर्व की बात करें तो इसमें 9 रिजर्वों के साथ शुरुआत हुई थी, जैसा कि आपकी शुरू में बताया गया, इस लिहाज से वो कथन सही था। अब बाघ की उप प्रजातियां अगर देखें आप तो पैंथेरा टाइग्रिस यहां पर है और सोंडा पैंथेरा टाइग्रिस सोंडाई का 2। और प्राकृतिक आवास की अगर बात करें तो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में ये पाए जाते हैं। सदाबहार वन, समशीतोष्ण वन, मैंग्रोव, दलदल, घास के मैदान और सवाना में ये पाए जाते हैं। अब देखिए 13 ऐसे देश हैं जहां पर बाघ पाए जाते हैं। बाघ रेंज के अंतर्गत ये 13 देश आते हैं। कौन कौन से देश हैं जहां पर प्राकृतिक रूप से बाघ पाए जाते हैं? अब देखिए कृत्रिम रूप से आप ले जाके कहीं पे बाघों को बसा दें वो एक अलग मसला है, लेकिन प्राकृतिक रूप से जहां पाए जाते हैं तो भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, रूस, चीन, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम ये देश शामिल हैं जो कि बाघ रेंज में ये आते हैं देश। अब IUCN की जो रिपोर्ट है उसके अंतर्गत ये किस श्रेणी में आता है, संरक्षण की स्थिति देखिए तो IUCN की रेड लिस्ट में आता है। जो लुप्त प्राय श्रेणी है उसके अंतर्गत साइट्स की बात करें तो परिशिष्ट 1 में आता है, और WPA 1972 की अनुसूची 1 में आता है। खतरे की बात करें तो इसके आवास का जो लगातार विखंडन हो रहा है वो एक खतरा है। साथ ही साथ जो अवैध शिकार इनका कर लिया जाता है, विशेष रूप से इनके जो खाल की तस्करी होती है उसके लिहाज से वो एक है। और मानव वन्यजीव जो संघर्ष होते हैं, वनों के लगातार कटने के कारण मानव वन्यजीव के बीच में संघर्ष होता है, तो वो एक चिंता का विषय है। इसके अलावा संरक्षण संबंधी कुछ प्रयास भी हुए जिसमें इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस IBCA है, जिसके अंतर्गत जो बिग कैट्स जितनी होती हैं, चाहे बाघ हो गया, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर इत्यादि जो बिल्लियां होती हैं उनके संरक्षण के लिए भारत द्वारा इस प्रयास को शुरू किया गया था। इसके अलावा आप देखें TX2 अभियान है जो कि WWF द्वारा 2022 में शुरू किया गया। इनकी आबादी को दोगुना करना, बाघों की आबादी को दोगुना करना लक्ष्य था। इसके अलावा आप देखें राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण 1972 के तहत ही गठित हुआ, जो कि दूसरा आपका विकल्प था। कब गठित हुआ तो इसमें संशोधन करके 2006 में इसको NTCA का गठन किया गया था। तो NTCA का गठन आप याद रखेंगे कब हुआ, ये हुआ आपका 2006 में। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लॉन्च किया गया था और बाघों की गणना प्रत्येक 4 वर्ष में की जाती है, इसको भी आप याद रखेंगे। 5 वर्ष में कहीं कहीं लिख देता है, जैसे कि मिसप्रिंट यहाँ है, 4 वर्ष में होती है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा भारत में अगर बाघ की बात करेंगे तो 2022 में इनकी जो न्यूनतम सीमा है वो कितनी है, 3167 है, और जो ऊपरी सीमा है वो कितनी है वो आपको बताई गई है। अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, हमने 2 बार रिपीट किया है। और इसकी मध्य सीमा क्या है वो भी आप कमेंट करके बताएं। इसके अलावा आप देखें भारत में अगर देखें तो ये पूर्वी घाट में इनकी सबसे बड़ी आबादी पाई जाती है। और भारत में अब जो टाइगर रिजर्व की संख्या है, ये पुराना आंकड़ा है, अब हो गई है कितनी, 58। इसके हिसाब से, इस आंकड़े के हिसाब से 53 टाइगर रिजर्व थे, अब 58 इनकी संख्या हो गई है। कौन नए टाइगर रिजर्व बनाए गए हैं कमेंट करके जरूर बताएं। अगला प्रश्न है जिसको कि अब हम शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड के पहले प्रश्न के तौर पर। तो देखिए रामदेवरा बेट्टा गिद्ध अभयारण्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह भारत का पहला और एकमात्र गिद्ध अभयारण्य है जिसे 2012 में लुप्त प्राय गिद्ध प्रजातियों की सुरक्षा के लिए स्थापित किया गया था। दूसरा, इसे भारत में पाई जाने वाली सभी 9 गिद्ध प्रजातियों का घर माना जाता है। तो देखिए यह भारत का पहला और एकमात्र गिद्ध अभयारण्य है जो कि 2012 में शुरू किया गया था। किसके लिए? लुप्त प्राय गिद्धों के लिए, क्योंकि गिद्ध बहुत तेजी से लुप्त हो रहे थे। तो ये तो कथन आपका पहला बिल्कुल सही है। दूसरा कथन आपका कह रहा है कि भारत में पाई जाने वाली सभी 9 गिद्ध प्रजातियों का घर है। तो देखिए भारत में 9 गिद्ध प्रजातियां पाई जाती हैं, सही बात है, लेकिन सभी प्रजातियों का घर नहीं है। यहाँ पर केवल 3 प्रजातियां जो भारत में पाई जाती हैं वो पाई जाती हैं रामदेवरा बेट्टा, जो रामनगर कर्नाटक में स्थित है वहां पर। कौन कौन सी? तो लंबी चोंच वाली जो गिद्ध होती है, मिश्र का जो गिद्ध होता है, और दूसरा सफेद पीठ वाला जो गिद्ध होता है। ये 3 प्रजातियां ही यहाँ पाई जाती हैं। तो इस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो केवल पहला कथन सही था, तो आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। तो देखिए व्याख्या को देख लेते हैं। तो व्याख्या के अंतर्गत देखिए ये कर्नाटका का मैप आपको दिखाई दे रहा है। अब उसकी स्थिति कहाँ है? तो स्थिति आप देखिए उसकी आपको दिखाई देगा यहाँ, रामदेवरा बेट्टा की स्थिति यहाँ पर है, ये जगह है, इस स्थल को यहाँ पर दिखाया गया है। अब इसके बारे में देखिए तो ये रामदेवरा बेट्टा जो पहाड़ी श्रेणी है जो रामनगर कर्नाटक में स्थित है, भारत का पहला और एकमात्र जो गिद्ध अभयारण्य है, इस वजह से ये महत्वपूर्ण है। 2012 में स्थापित किया गया, बिल्कुल सही बात है। 17 में इसको पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र अर्थात ESZ के रूप में अधिसूचित भी किया गया था, ताकि जो लुप्त प्राय गिद्ध प्रजाति है उनका संरक्षण, उनकी सुरक्षा की जा सके। साथ ही साथ यह अभयारण्य
भारत में पाई जाने वाले 9 गिद्ध प्रजातियों में से 3 का घर है, जो आपको शुरू में मैंने बताया कि भारतीय लंबी चोंच वाला जो गिद्ध है, मिस्र का जो गिद्ध है, इसके अलावा जो सफेद पीठ वाला गिद्ध है, ये 3 यहाँ पर पाए जाते हैं। तो भारतीय लंबी चोंच वाले गिद्ध की बात करें, जिप्स इंडिकस की बात करें, तो ये एक मध्यम आकार का होता है, भारी होता है, और ये साथ ही साथ एक ऐसा पक्षी है जो एशिया में भारत, पाकिस्तान और नेपाल का मूल निवासी है, अर्थात मुख्य रूप से ये भारत, पाकिस्तान और नेपाल में ही पाया जाता है। और ये जानवरों के शवों पर निर्भर होता है, जिसमें कि जो मादा होती है वो नर से छोटी होती है। इसके अलावा जो घास के मैदान होते हैं, जो खुले क्षेत्र होते हैं, उस जगह पर ये इसके रहने के लिए अनुकूल दशा होती है, उसको ये काफी पसंद करते हैं, गांव और शहर की कृषि भूमि के पास, इसीलिए ये आपको दिखाई देते हैं। इनकी जनसंख्या 97 से 99% तक घट चुकी है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं इतनी बड़ी इनकी संख्या में ह्रास हुआ है। और उसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो उसके लिए जिम्मेदार है एक दवा, जिसका नाम क्या था? डाइक्लोफेनेक नामक एक पशु चिकित्सा दवा। इस दवा को पशु चिकित्सा के लिए इस्तेमाल किया जाता था। चूंकि पशुओं के मीट पे ये निर्भर था, पशुओं को खाने के माध्यम से इनके शरीर में आता था और उसका प्रभाव इनके ऊपर होता था, और इनकी संख्या इतनी कम हो गई कि 97 से 99% तक इनकी संख्या प्रभावित हो गई। अब IUCN की स्थिति में क्या है? तो इनकी क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इसका मतलब कि अत्यधिक संकटग्रस्त श्रेणी में है, विलुप्त होने के कगार पर ये हैं। तो ये इनकी स्थिति है। अब देखिए, मैं भारत में पाए जाने वाले जो 9 प्रकार हैं वो यहाँ पर आपको दर्शाए गए हैं, जिसमें कि आपको ओरिएंटल है, स्लेंडर है, लॉन्ग बिल्ड है, इजिप्टियन है, इसके अलावा रेड हेडेड है, इंडियन गिफ्रॉन है, हिमालयन है। ये सारे श्रेणियां हैं। स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं और इसको आप देख सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है, तानसा वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? अब देखिए, तानसा वन्यजीव अभयारण्य की बात की जा रही है, पूछा जा रहा है किस राज्य में स्थित है। विकल्प आपके सामने है, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, तमिलनाडु या बिहार। तो इसका सही जवाब क्या है? सही जवाब है विकल्प ए, अर्थात इसकी स्थिति है महाराष्ट्र में। बेसिकली जो तानसा है वो एक नदी का नाम है, और ये नदी इस वन्यजीव अभयारण्य के ठीक बीच से जाती है, इसको 2 हिस्सों में विभाजित करती है। इसी के नाम पर इसको तानसा वन्यजीव अभयारण्य कहा जाता है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में इसकी स्थिति है। वैतरणा नदी भी यहाँ पर है, यहाँ पर वो भी यहाँ से होकर बहती है। तो इसको आप याद रखेंगे, ये 2 नदियों की वजह से। अब तानसा कहाँ है? तो विकल्प ए आपका सही, महाराष्ट्र में। व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए, तानसा की स्थिति महाराष्ट्र के रीजन में है। महाराष्ट्र में कहाँ है? तो आप देख लीजिए, महाराष्ट्र के रीजन में तानसा की स्थिति आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसी की बात की जा रही है। तानसा रिवर इस वन्यजीव अभयारण्य को ठीक बीच में से 2 हिस्सों में विभाजित करती है। इसके अलावा वैतरणा नदी भी यहाँ पर आपको दिखाई देती है। अगला प्रश्न है, सागरेश्वर वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किसमें स्थित है? तमिलनाडु, उत्तराखंड, महाराष्ट्र या राजस्थान। तो देखिए, इसका सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है इसका विकल्प सी, महाराष्ट्र सही ऑप्शन है, जहां पर महाराष्ट्र में जो सांगली डिस्ट्रिक्ट है वहां पर इसकी स्थिति है। और ये मेन रूप से जाना जाता है हिरण के अभयारण्य के रूप में। हिरण के लिए, क्योंकि मैन मेड वन्यजीव रिजर्व के लिहाज से अगर बात करेंगे, मानव द्वारा निर्मित वन्यजीव रिजर्व की अगर बात करेंगे, तो उस लिहाज से हिरण की सबसे घनी आबादी यहीं पर पाई जाती है। और ये स्थित है कहां पर? ये स्थित है सांगली डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र में। विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। तो देखिए, महाराष्ट्र के सांगली जिले में ये स्थित है। महाराष्ट्र, आपको उसका मैप दिखाई दे रहा है, महाराष्ट्र के सांगली जिले में इसकी स्थिति भी दिखाई दे रही है। और यहाँ पर 536 सांभर और 295 चीतल धब्बेदार हिरण जो होते हैं वो पाए जाते हैं, जिससे यह मैन मेड वन्यजीव रिजर्वों में से एक सबसे अधिक घनी आबादी वाला हिरण अभयारण्य बनता है। तो इसको आप याद रखेंगे। सागरेश्वर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और यह सांगली डिस्ट्रिक्ट भी आपको दिखाई दे रहा है महाराष्ट्र के मैप में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ 2 कथन आपको दिखाई दे रहे हैं। पहला है कि लखनऊ में उत्तर प्रदेश में स्थित भारत की पहली नाइट सफारी होगी। इसका मतलब भारत की पहली नाइट सफारी कहाँ बनाई जा रही है? लखनऊ में, इसके हिसाब से। दूसरा यह है कि यह परियोजना सिंगापुर नाइट सफारी से प्रेरित है और इसका उद्देश्य क्षेत्र में पर्यटन, वन्यजीव संरक्षण, इको पर्यटन को बढ़ावा देना है। दोनों कथनों में से आपको विकल्प का चयन करना है। विकल्प आपका केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या ना तो 1 ना ही 2। तो इसमें देखिए, अगर एक एक करके दोनों कथनों पर आप विचार करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि देखिए, पहला भी आपका सही है कथन, क्योंकि लखनऊ में उत्तर प्रदेश में पहली नाइट सफारी बनाई जा रही है, उसको कुकरेल नाइट सफारी के नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा इसका प्रस्ताव तो पहले ही आ गया था, लेकिन अब इस पर कार्य जो पहला फेज का है वो शुरू हो रहा है अप्रैल 2025 से। 1500 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है और 2 फेज में इसको पूरा किया जाएगा। और ये भारत की पहली नाइट सफारी होगी और सिंगापुर के तर्ज पे ही इसको स्थापित किया जा रहा है। तो साथ ही साथ इस नाइट सफारी को प्रेरणा कहां से मिली? तो ये सिंगापुर की जो नाइट सफारी है उससे प्रेरित है। तो दोनों कथन आपके सही हैं, 1 और 2 दोनों सही है।
देखिए ये नाइट सफारी इस टाइप की होगी कि रात में वहां पर आप उसका आनंद ले सकेंगे, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब लोग सोते हैं तो जंगल जगता है। तो ऐसी दशा में जंगल को पर्यटन के लिहाज से देखने के लिए यहाँ आप जा सकते हैं जब ये कंप्लीट होगा। अब यहाँ पर शहर का नाइट सफारी एक अद्भुत अद्भुत रोमांच होगा। चांदनी रात में गरजते शिकारी और इको टूरिज्म के लिहाज से ये काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ये फिलहाल लखनऊ में होगा। लखनऊ के कुकरेल टाइगर हम कह सकते हैं नाइट सफारी के नाम से ये जाना जाएगा। अगला है, देखिए, एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन आपके सामने है। पहला कथन कहता है कि श्रीनगर के जबरवान पर्वत श्रृंखला की तलहटी में बसा है। दूसरा कथन है इसका उद्घाटन 2007 में हुआ। तीसरा है ट्यूलिप पारंपरिक रूप से तुर्की और नीदरलैंड से जुड़े हैं। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से सही हैं। तो देखिए इसमें अगर आप देखें तो आपको श्रीनगर के जबरवान पर्वत श्रृंखला की तलहटी में बसा है ट्यूलिप गार्डन सही है। इसका उद्घाटन 2007 में हुआ था, यह भी सही है। ट्यूलिप पारंपरिक रूप से तुर्की और नीदरलैंड से जुड़े हैं, ये भी सही है। तो आपके सारे कथन सही हैं, तो आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। अब देखिए इसमें अगर हम बात करें ट्यूलिप गार्डन की, तो ये कहां पर स्थित है? ये स्थित है आपका पीर पंजाल और महान हिमालय के बीच में जो इसकी स्थिति है। और इसी क्षेत्र में जहां पर यह स्थित है वहीं पर दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है। अब ट्यूलिप गार्डन की बात करें तो 5600 फीट की ऊंचाई पर स्थित जबरवान पहाड़ियों की पृष्ठभूमि जो है वहीं पर इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन इसका नाम था। इस नाम से ही इसको स्थापित किया गया और उस समय जो मुख्यमंत्री थे वो गुलाम नबी आजाद ने इसको उद्घाटन किया। अब श्रीनगर में खुला एशिया का यह सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन, जो कि 17 लाख बल्बों से पर्यटक मंत्रमुग्ध हो गए थे। यहाँ पे बल्ब नहीं कहना, ट्यूलिप कहना सही है, क्योंकि पुष्प था। 17 लाख इससे पुष्पों से लोग मंत्रमुग्ध हो गए थे। तो एक विशेष आकर्षक पौधा है ट्यूलिप गार्डन, इसका आकर्षण का केंद्र है, आप देख सकते हैं। आगे बात करेंगे नैनी झील, जो जल स्तर में गिरावट के कारण काफी चर्चा में रही। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? विकल्प आपके सामने है तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तराखंड या गुजरात। देखिए नैनी झील की अगर बात आएगी तो नैनीताल काफी प्रसिद्ध है, नैनीताल जिला भी है। तो नैनीताल में ही ये झील स्थित है। तो नैनीताल कहां पर है? प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है उत्तराखंड। तो सी विकल्प आपका सही है। ये झील जो है वो चंद्राकार है, चंद्र के आकार की है और कुमायूं क्षेत्र में ये पड़ता है। साथ ही साथ जो टेक्टोनिक हलचल हुआ था उसका ये परिणाम है। व्याख्या देखते हैं। तो देखिए ये उत्तराखंड है। उत्तराखंड में आप देखेंगे ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट है और नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में आप देखेंगे ये स्थिति। तो यहाँ पर आपको नैनीताल जो लेक है वो दिखाई दे रही है, नैनी लेक जो है वो आपको दिखाई दे रही है। इसके अलावा भी कई लेक है यहाँ पर, जैसे सतताल लेक है, भीमताल लेक है, उसके बाद नौकुचिया ताल लेक है। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक रिवर भी पास में आपको दिखाई दे रही है, ये नदी बहती हुई। तो ये कौन सी नदी है? गोला नदी है, गोला रिवर है, इसको याद रखिएगा। गोला नदी भी यहीं पर है। आपसे ये जरूर पूछ सकता है कि यहाँ तालों के बारे में अक्सर चर्चा आती है, लेकिन ये जो गोला रिवर है ये भी आपसे इसके बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो नैनीताल झील अब यहाँ पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रहती है। साथ साथ अन्य झील भी हैं। चांद के आकार की मीठे पानी की झील है जो टेक्टोनिक हलचलों के कारण बनी थी। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में इसकी स्थिति है। अब अंत में बारी आती है आज के अभ्यास प्रश्न की। इसकी जिम्मेदारी आप पर छोड़ते हैं, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज का अभ्यास प्रश्न आपके लिए क्या है? कोंगू हाईलैंड्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विकल्प आपके सामने है। कोंगू नाडु पूर्वी तमिलनाडु का उपजाऊ क्षेत्र है, पहला कथन है। दूसरा है यह पलानी पहाड़ियों की उत्तरी ढलानों से लेकर मैसूर के पास कर्नाटक की सीमाओं तक फैला हुआ है। और तीसरा है प्राचीन तमिलकम में यह चेरों की सीट थी। अब इसके आधार पर आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है या है। विकल्प आपके सामने है। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब देना ना भूलें। आज के एपिसोड में इतना ही। अगले सप्ताह फिर मिलते हैं कुछ नए प्रश्नों के साथ, जिससे आपकी मानचित्रावली मजबूत हो सके। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।